बच्चों, हम करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था अभी करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है। तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या है? जब डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में मार्केट रेट पर फ्रीली कन्वर्ट किया जाता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जो है, तो वो क्या कहलाती थी? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। इसके बाद हमने करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के 2 कंपोनेंट पढ़े थे, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या थी? जो भी मतलब करंट अकाउंट जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जब डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है मार्केट रेट पर फ्रीली विदाउट एनी क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो ये क्या कहलाता था? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सिंपल कहने का मतलब था भी जब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में मार्केट रेट पर फ्रीली कन्वर्ट कराया जाता था, तो वो कहलाता करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। जैसे करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आती है, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ रेमिटेंसेस हो गया। तो जब इन ट्रांजैक्शंस के लिए डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन और फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्जन विदाउट एनी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस मार्केट रेट पर, तो वो क्या कहलाता था? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो हमने पढ़ा था भी इंडिया के अंदर जो आज भी जो है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, मतलब इंडिया के अंदर मतलब फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। जैसे मतलब एफडीआई के लिए या फिर मतलब जैसे जो लोन लेते हैं, तो उनका मतलब फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्जन और डोमेस्टिक का फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन मार्केट रेट पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, तो वो क्या कहलाता था? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो हमने पढ़ा था भी इंडिया में जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो मतलब फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो पार्शियल है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा अंडर फीमा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। इसी वजह से जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो इंडिया में नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए इंडिया में जो थी तारापुर कमेटी कंस्ट्रक्ट की गई थी। एक तो जो फर्स्ट कमेटी कंस्ट्रक्ट की गई थी वो 1997 में की गई थी और दूसरी जो की गई थी वो 2006 में की गई थी। तो इस तरह से जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है वो मतलब इंडिया की पार्शियल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी है। जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी है और मतलब जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो पार्शियल है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भी कैपिटल अकाउंट अगर कन्वर्टिबिलिटी हो तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, और करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। भी अगर इंडिया के अंदर जो है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज मूवेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ये क्या कहता है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कंट्रीब्यूट्स इजी मूवेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ये अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुली है तो इससे क्या होता है, जो कैपिटल मूवेबिलिटी है वो इजी हो जाती है। जैसे मतलब हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, तो अगर उनको मतलब जो लोन की अगर वो उनको रिक्वायरमेंट है, तो अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होंगी तो डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं इंडिया की वो इजीली जो है फॉरेन कंट्री से जो है लोन मतलब ले पाएंगी जितना उनको ज़रूरत होगी। बट एक्चुअल में आज भी जो है इंडिया के अंदर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, तो जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं इंडिया की उनको लोन रेज करने में मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके लिए एक लिमिट डिसाइड है, उससे ज़्यादा वो पर ईयर जो है लोन नहीं ले पाती। तो इस तरह से जब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुली होगी तो जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो जितना चाहेंगी उतना जो लोन है वो मतलब फॉरेन कंट्री से जो फाइनेंशियल हेल्प है वो ले सकती हैं। तो इससे क्या होता है, जब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी तो इससे जो कैपिटल की मूवमेंट है अमंग डिफरेंट कंट्रीज वो क्या होगी, ईजी हो जाएगी, और इससे जो इंडियन जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो ईजिली फॉरेन कंट्रीज से जो लोन है वो ले पाएंगी और अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाएंगी। इसके बाद सेकंड एडवांटेज क्या हो सकता है, इजी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। ये क्या कहता है, अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी तो जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अब्रॉड है वो मतलब ओपन होगा भी, मतलब जो इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं या फिर मतलब इंडिविजुअल्स हैं वो जितना चाहें मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी
हो तो इस तरह से 2 एडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो सकती है, भी जो कैपिटल है वो फॉरेन कंट्री से इजीली ली जा सकती है, मतलब लोन इजीली जो है लिया जा सकता है। इसके अलावा जो इंडियंस हैं, जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, अगर वो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की में, या फिर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जो है अपने बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इजीली जो इंडियंस हैं, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, वो इजीली मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो ये 2 एडवांटेजेस हुए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के। कैपिटल की जो मूवेबिलिटी है अमंग कंट्रीज़ क्या है, बढ़ती है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है अब्रॉड वो ईजी हो जाती है। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के क्या क्या नुकसान हैं। फर्स्ट है हाई फ्लैक्चुएशंस ऑफ मार्केट। ये क्या कहता है, भी मतलब मार्केट में जो है ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस आती हैं अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी। तो ये क्या कहता है, देखो जब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी तो मतलब जो इनफ्लो है मतलब करेंसी का, और जो आउटफ्लो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तो इस तरह से क्या कहता है, ये क्या कहता है, ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी आर डूइंग गुड ए कंट्री में रिसीव ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है, जब एक कंट्री की जो फाइनेंशियल मार्केट मतलब अच्छी है, मतलब इकोनॉमी जो है डेवलप्ड है, तो इस टाइम पर क्या होगा, भी जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड है, अच्छी फाइनेंशियल मार्केट है। तो इस तरह से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी। बट ये क्या कहता है, अगर इसका उल्टा हो जाए, भी मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो वीक हो जाए, फाइनेंशियल मार्केट वीक हो, तो क्या होगा, यहाँ से जो है उस जो इन्वेस्टमेंट उन कंट्रीज़ ने की थी, उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या कहता है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में जो है ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस रहती हैं अगर जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुली होगी तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है, व्हेन द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका गेव ए साइन दैट दे आर गोइंग इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, the foreign institutional investors who invested their dollars in Indian stock market had withdrawn their investment from India, which adversely impact the rupee value। तो ये क्या कहता है, भी अगर मान लो जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है वो क्या कर देती है, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देती है, तो इससे क्या होगा, जब अमेरिका के अंदर इंडिया के मुकाबले जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो करेंसी है वो यहाँ से मतलब जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से वो वापस ले जाएंगे और उस इन्वेस्टमेंट को अमेरिका में इन्वेस्ट कर देंगे। तो जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से लेकर अमेरिका में जाएंगे तो वो यहाँ से किसकी डिमांड करेंगे, डॉलर की डिमांड करेंगे। तो जब डॉलर की डिमांड करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी, मतलब हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो मतलब डॉलर के मुकाबले डेप्रिसिएट होगी। तो इस तरह से जब फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, तो इससे क्या होता है, एक इकोनॉमी जो वीक है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है, और जो जिसकी मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं वो पॉजिटिवली अफेक्ट होती है। तो इस तरह से ये क्या कहता है, अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है तो इससे जो है फाइनेंशियल मार्केट में हाई जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आ जाती हैं। इसके बाद है इंक्रीज पेमेंट्स। ये क्या कहता है, हाई कैपिटल इनफ्लो टू कंट्री इज गुड, अगेन इट इंक्रीजेज द पेमेंट। ये क्या कहता है, जब कंट्री की जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं या फिर जो फाइनेंशियल मार्केट है अगर वो डेवलप्ड है तो क्या होगी, कंट्री के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होगा। अब जैसे ही जब वो फॉरेन कंट्री क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेके जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमारी कंट्री पर इंक्रीज हो जाएगा और जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से जब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती है तो जो पेमेंट्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इसके बाद ये तो थे डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो देखो ये क्या कहते हैं, क्या करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्या है, ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी है। अभी करंट अकाउंट में क्या होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कैपिटल अकाउंट में जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। मतलब कैपिटल अकाउंट में जो है
डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में विदाउट एनी ट्रांजेक्शन्स जो है कन्वर्ट किया जाता है। बट करंट अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन्स का होना जरूरी है। उन ट्रांजेक्शन्स के लिए ही जो है डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी का डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्जन किया जाता है। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, जैसे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग हो गई, इसके अलावा इनवार्ड एंड आउटवार्ड ऑफ रेमिटेंसेस हो गया। तो ये सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनके लिए क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में और फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में मार्केट रेट पर कन्वर्ट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में ये क्या कहता है कि कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती। जैसे मतलब एफडीआई करनी है तो एफडीआई के लिए मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अगर वो हमारी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो वो क्या करेंगी, वहाँ से फॉरेन करेंसी लेके आएंगी। मान लो अमेरिका की जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो क्या लेके आएगी, डॉलर लेके आएगी, और उस डॉलर को किस में कन्वर्ट कराएगी, रुपये में कन्वर्ट कराएगी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसी तरह से अगर मतलब इंडियन एंटिटी जो है अगर मतलब फॉरेन कंट्री से लोन लेना चाहती है तो उसको जो लोन मिलेगा वो मतलब फॉरेन करेंसी में मिलेगा, तो वो उस लोन को इंडिया में रुपये में कन्वर्ट कराएगी। तो इस तरह से जो लोन फॉरेन करेंसी में लिया जाता है उसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कराना, ये किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अंदर। इसी तरह से अगर फॉरेन कंट्री ने जो है इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कराना, ये भी क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के। तो ये क्या कहता है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ट्रांजेक्शन्स का होना जरूरी है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ट्रांजेक्शन्स का होना जरूरी नहीं है। इसके बाद ये क्या कहता है, सेकंड पॉइंट, जो आज इंडिया के अंदर जो करंट अकाउंट जो कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। जैसे मतलब इंडिया में जो है आरबीआई के द्वारा अंडर फीमा जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर जो है कैप्स लगे हुए हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे प्रिंट मीडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 26% तक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 100% तक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में करनी है तो 51% तक इन्वेस्टमेंट जो है अलाउड है। तो कहने का मतलब है 100%, कुछ सेक्टर्स में जो है 100% जो है एफडीआई अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। इसी तरह से अगर इंडिया का कोई जो इंडियन रेजिडेंट है अगर वो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी पर ईयर लिमिट्स हैं। जैसे अंडर फेमा जो आरबीआई ने इंडिविजुअल के लिए जो लिमिट रखी है वो $75,000 तक ही पर ईयर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा अंडर स्कीम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 2004 LRS स्कीम के तहत आरबीआई ने थोड़ी सी जो थी रिलैक्सेशन दी थी इंडियन रेजिडेंट्स को फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की वो इंक्रीज़ कर दी थी भी। अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है फॉरेन कंट्री में पर ईयर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो मतलब $2.5 लाख तक जो है पर ईयर इन्वेस्टमेंट कर सकता है अंडर LRS स्कीम 2004। इसके अलावा जो लोन था, अगर मतलब इंडिया की कोई एंटिटी जो है फॉरेन कंट्री से लोन लेना चाहती है तो उस लोन पर भी जो है लिमिट थी भी। मतलब जो कंपनीज हैं वो मतलब पर ईयर जो है $750 जो है मिलियन से ज़्यादा जो है लोन नहीं ले सकती। अगर लेंगी तो उनको जो है आरबीआई की जो परमिशन है वो उसकी ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से जो है ये क्या कहते हैं, जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है उसके ऊपर जो है जैसे एफडीआई हो गया, लोन हो गया, बैंकिंग कैपिटल, तो इन सब के ऊपर ना आरबीआई के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिसकी वजह से जो है इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है फुली नहीं है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। और जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कैसे होगी, जब मान लो आप क्या करते हो भी, अगर आप ये कहो भी आपकी मतलब बैंक अकाउंट में जितनी मतलब सेविंग्स है अगर आप उसको मतलब फॉरेन करेंसी की फॉर्म में रखना चाहो तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया में जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी। तो इस तरह से डिफरेंस पड़ा भी, मतलब करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ट्रांजैक्शंस का होना ज़रूरी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ट्रांजैक्शंस का होना ज़रूरी नहीं है। इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है फुली कन्वर्टिबिलिटी है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है।
इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो देखो आपने पढ़ा भी करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के हमने दो पार्ट्स लिए, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो उन दोनों के करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दोनों के ये डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। अगर मतलब फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी हो तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस जो हैं हो सकती हैं। फर्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या कहता है भी, देखो आपने पढ़ा भी, जो मार्केट रेट होते हैं वो जनरली जो ऑफिशियल रेट जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है उससे ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है, जब मार्केट रेट ज़्यादा होंगे तो जब हमारे इंडियन जो इम्पोर्टर्स हैं अगर वो असेंशियल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे तो उनको उस इंपोर्ट के लिए ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, मतलब जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सेकेंड है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये क्या कहता है, अगर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता तो जो हमारी कंट्री की जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी है, उसका जो है वो डेप्रिसिएट हो जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन में क्या होता है, मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी के मुकाबले कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी के मुकाबले कम होगी तो जो मतलब पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है डोमेस्टिक करेंसी में वो लूज हो जाएगा। तो इस तरह से रुपये में जो है कोई भी ट्रांजैक्शन करना पसंद नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है भी, मतलब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी से जो करेंसी है डोमेस्टिक वो डेप्रिसिएट कर जाती है। इसके बाद है थर्ड जो है हाईली इंस्टेबिलिटी। ये क्या कहता है, अगर फुल करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिए जाए तो मतलब मार्केट के अंदर क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इनस्टेबिलिटी जो है आ जाएगी। क्योंकि जिस देश की जो इकोनॉमी है अगर वो मतलब डेवलप्ड है तो वहाँ पर तो वो तो है उसके लिए मतलब गुड, मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पर तो जो है कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा होगा। और दूसरी कंट्री जो मतलब लेस डेवलप्ड है उसके लिए जो है वहाँ पर जो है कैपिटल का जो है आउटफ्लो होगा। तो इस तरह से जो कंट्रीज़ में क्या होता है अनस्टेबिलिटी जो है आ जाती है। तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का वो कंप्लीट।